नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अल्ट्रा नॉलेज ऑफ लॉ में। तो आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम कर रहे हैं पुलिस एक्ट 1861 और हमने धारा 29 तक यानी सेक्शन 29 तक इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। धारा 29 के बाद आती है धारा 30। 29 तक हमने कर लिया था, धारा 29 तक हमने कर लिया था। तो धारा 29 में क्या था? कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षाओं के लिए शास्तियाँ। शास्तियाँ का मतलब क्या क्या पनिशमेंट मिल सकता है, क्या दंड मिल सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगली धारा में, धारा 30 में। तो धारा 30 क्या कह रही है? धारा 30 कह रही है लोक जमावों और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुमति देना। तो आइए पढ़ते हैं इसको। इसकी कुछ ये सब सेक्शंस दिए हुए हैं, उपधारा दी गई हैं, इनको पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला है पुलिस का जिला अधीक्षक यानी एसपी या सहायक जिला अधीक्षक एसपी लोक सड़कों, गलियों या मार्गों पर सब जमाव और जुलूसों के संचालन के लिए निर्देश दे सकेगा और वह मार्ग और समय विहित कर सकेगा जिन पर ऐसे जुलूस निकल सकेंगे। तो इसमें से क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है? इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारे रोड हैं, जो हमारे मार्ग हैं, रोड हैं, तो उन पर अगर कोई मतलब गैदरिंग होती है, जुलूस वगैरह निकाला जाता है, तो उसका जो निर्देश है वो कौन दे सकता है? तो उसका निर्देश कौन दे सकता है? जिला अधीक्षक दे सकता है, ठीक है, जिसको हम एसपी बोलते हैं या एएसपी भी दे सकता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या कह रहा है? वह इस बात में संतुष्ट होने पर कि किन्हीं व्यक्तियों या किन्हीं व्यक्तियों के वर्ग का किसी ऐसे सड़क मार्ग या आम रास्ते में ऐसा कोई जमाव बनाने या एकत्र करने या कोई जुलूस गठित करना असिद्ध है या किसी बाबत जिले के या जिले के उपखंड के मजिस्ट्रेट का यह विचार है कि यदि वह अनियंत्रित है तो शांति भंग होने की संभावना है, साधारण या विशेष सूचना द्वारा यह उपेक्षा कर सकेगा कि ऐसे सम्मेलन को बुलाने या एकत्र करने वाले या ऐसे जुलूस का निर्देशन या संप्रवर्तन करने वाले व्यक्ति अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर इस तरीके का हमें कोई आयोजन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे कुछ व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति देनी पड़ेगी। अनुज्ञप्ति क्या किसको बोलते हैं? यानी कि एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, हमें पहले से परमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि हम ऐसा ऐसा काम करना चाहते हैं। तो इसमें मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई वो यही है कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बात सामने आती है कि लोक जमाव और जुलूसों का जो अनुमति है वो कौन दे सकता है? तो जिले का एसपी या एएसपी दे सकता है, ठीक, पुलिस अधीक्षक या सहायक पुलिस अधीक्षक दे सकता है। चलिए थर्ड पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। ऐसा आवेदन किए जाने पर वह अनुज्ञप्तिधारी के नामों को निर्दिष्ट करके और उन शर्तों को परिभाषित करके जिन पर केवल ऐसा जमाव करने या ऐसे जुलूस को घटित होने के लिए अनुज्ञा दी गई है और उस धारा को अन्यथा प्रभावी करने वाली अनुज्ञप्ति दे सकेगा। परंतु यह कि ऐसी किसी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन या उसके अनुदान पर कोई फीस नहीं लगाई जाएगी। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन देते हैं, मान लीजिए आपको कोई जुलूस निकालना है, कोई जागरण करना है या कोई चीज आपको करनी है जो मार्ग पर होगी, ठीक है, जो सड़क पर करनी है, सड़क के क्षेत्रों में जहाँ मतलब आप कर रहे हैं वहाँ पे सड़क आती है, वहाँ पे तो आजकल तो सब जगह सड़क बनी हुई है, गली मोहल्ला हो चाहे कुछ भी हो, तो जहाँ पे आप वो काम कर रहे हैं वहाँ पे क्या सड़क आती है। तो सड़क वगैरह पे आप इस तरीके से तो उपद्रव कर नहीं सकते, तो उसकी क्या लेनी पड़ेगी? पहले से ही परमिशन लेनी पड़ेगी आपको और इसके लिए कोई फीस यानी उसके अनुदान पर कोई फीस नहीं लगाएगी। तो आप जो आवेदन करेंगे उसके लिए पुलिस आपसे कोई फीस नहीं लेगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखिए चौथा जो है इसका फोर्थ जो क्या कह रहा है, मार्गों में संगीत। दोस्तों ये हाईलाइट इसलिए है कि ये जो आपका है मार्गों में संगीत वाला जो सवाल है ये आपके यूपी एपीओ के प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। इसमें से क्वेश्चन बना था कि मार्गों में संगीत वगैरह जो संगीत वगैरह को जो बजाने की जो परमिशन है वो कौन दे सकता है, और दूसरा यह था कि किस धारा के अंतर्गत हम मार्गों में संगीत वगैरह बजा सकते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो हम मार्ग वगैरह में संगीत बजाते हैं वो धारा 30 के अंतर्गत आता है और इसको हमें कौन परमिशन देगा? एसपी या एएसपी यानी जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक इसकी हमें परमिशन देंगे तभी हम ये काम कर सकते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट धारा है, इसमें सवाल बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 30 के अगली धारा है 30 का। 30 का क्या करिए? अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करने वाले जमावों और जुलूसों के संबंध में सख्तियां। यानी कि जो हमने एप्लीकेशन दी थी, जो रूल रेगुलेशन उन्होंने हमें बताई, जो शर्तें बताई जिले के अधीक्षक ने या जिले के उप अधीक्षक ने, जो हमें जो है शर्तें बताई थी कि भाई ठीक है इन इन शर्तों के अंदर तुम्हें काम करना है और तुम जुलूस निकाल सकते हो या जमाव इकट्ठा कर सकते हो, लोगों को इकट्ठा कर सकते हो। तो उसका अगर हम उल्लंघन करते हैं तो उसके संबंध में क्या शक्तियां और किसके पास वो शक्तियां हैं? तो इसमें क्या दिया गया? कोई मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट शब्द कई बार आता है, आप लोगों ने देखा होगा पुलिस एक्ट के अंदर मजिस्ट्रेट शब्द काफी बार आता है। तो यहाँ पे इस मजिस्ट्रेट शब्द का मतलब जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से होता है, यानी डीएम से ही होता है, क्योंकि उसको भी काफी पावर दी गई है पनिशमेंट देने के लिए। तो आप इस बात को समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो काफी जगह पे जो मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग किया गया है वो डीएम शब्द के ही डीएम के लिए कहा गया, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है? कोई मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या सहायक जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर को भी बोला गया है यहाँ पे, या थाने का भार साधक अधिकारी जिसे हम एसएचओ भी कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। थाने का भार साधक अधिकारी कौन होता है? एसएचओ होता है। स्टेशन क्या होता है? एसएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या बोलते हैं? बताइएगा मुझे कमेंट में लिखिए कि एसएचओ को क्या कहते हैं, ठीक है। तो बाहर साधक पुलिस अधिकारी ऐसे किसी जुलूस जो अंतिम पूर्वगामी धारा के अधीन अनुदत्त किसी अनुव्यक्ति की शर्तों का अतिक्रमण करता है को रोक सकेगा और
उसे या ऐसी किसी जमाव को जो किन्हीं यथापूर्वोक्त शर्तों का अतिक्रमण करता है को बिखर जाने का आदेश दे सकेगा। यानी कि मान लीजिए पुलिस ने कुछ शर्तें रखी आपके सामने और आप उन शर्तों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक दिखाया गया तो भारत अधिकारी यानी जो एक थाने का भारत अधिकारी है, एसएचओ है, वो भी आपको आदेश दे देगा कि भाई जाओ यहाँ से, हटो यहाँ से, वो भी आपको हटा सकता है। ऐसे जो जमाव या जुलूस को क्या कर सकता है, तितर बितर कर सकता है, ठीक है। ये नहीं कि सीधा सीधा जो है अपर लेवल के ही अधिकारी की जरूरत है। हालांकि इसमें जो मेन पॉइंट बताया गया वो मेन पॉइंट है डीएम, एसपी, एएसपी या इंस्पेक्टर, इस रैंक के लोगों को बताया गया। लेकिन एक एसएचओ भी आपको आदेश दे सकता है, ठीक है। तो एसएचओ जो थाने का भारत अधिकारी होता है वो ज्यादातर दरोगा रैंक का होता है, यानी ऐसा ही होता है, सब इंस्पेक्टर बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, उस रैंक का होता है। चलिए, जो कोई जुलूस या जमाव अंतिम पूर्ववर्ती उपधारा के अधीन दिए गए किसी आदेश के पालन करने में अपेक्षा करता है, इनकार करता है, वह विधि विरुद्ध जमाव समझा जाएगा। सीधी सी बात है कि आप अगर ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं और पुलिस को लगेगा कि नहीं भाई ये जो है सही नहीं कर रहे, इनका जो जमावड़ा है वो यहाँ पे शांति भंग कर सकता है या हमारे लिए दिक्कत पैदा कर सकता है, तो वो क्या करेंगे, इसको विधि विरुद्ध घोषित कर देंगे, ठीक है। यानी कि उसको बोलेंगे अनऑथराइज कार्य है ये, आपका जमाव जो है अनऑथराइज है, ठीक है, अनलॉफुल बोलते हैं, विधि विरुद्ध को क्या बोलते हैं, अनलॉफुल। तो ये विधि विरुद्ध जमाव घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर आपके साथ क्या किया जाएगा, आप सब जो लोग जानते हैं वही लाठी डंडे से कुटाई होगी आपकी, ठीक है, और तितर बितर किए जाओगे। तो ये ध्यान रखिएगा, धारा 30 के जो है इसमें अनुविप्ति की शर्तों का उल्लंघन करने पर सख्तियां हैं, ठीक है। आगे धारा 31 क्या कह रही है, धारा 31 कह रही है पुलिस सार्वजनिक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी। ये तो बिल्कुल आम बात है, आप सब लोग जानते हैं कि पुलिस का क्या कर्तव्य है। पुलिस का कर्तव्य सिर्फ अपराध की रोकथाम करना ही नहीं है। काफी जगह आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस है या वैसे भी सिविल पुलिस भी आपको कई जगह कुछ ऐसे स्थानों पर खड़ी मिलेगी, जो कुछ ऐसी सड़कें हैं जहाँ पे जाम लगने का खतरा है या कुछ एक्सीडेंटल एरिया है, वहाँ पे भी आपको पुलिस खड़ी हुई मिलेगी, ठीक है। क्यों खड़ी मिलती है, क्योंकि ये धारा 31 के अंतर्गत आता है कि पुलिस सार्वजनिक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी। यानी पुलिस की ड्यूटी होती है कि आपको सड़कों पर जो है सुविधाजनक यात्रा करने का मौका मिले, ठीक है। तो पुलिस का यह कर्तव्य होगा कि वे सार्वजनिक सड़कों पर और सार्वजनिक मार्गों, आम रास्तों, घाटों, उतरने के स्थानों में और सार्वजनिक आश्रम के अन्य सब स्थानों में व्यवस्था बनाए रखे और जमावों और जुलूसों के होने के अवसर पर सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक मार्गों में लोक उपासना के समय उपासना स्थानों के आसपास और किसी भी अवस्था में जब किसी सड़क, मार्ग, आम रास्ता, घाट या उतरने के स्थान पर भीड़ हो और उसमें बाधा होने की संभाव्यता हो, बाधाओं का निवारण करे। सीधी सी बात है, आपने देखा होगा धार्मिक स्थल हैं जो हमारे, जो मंदिर वगैरह हैं, हम जाते हैं दर्शन करने के लिए तो खूब भीड़ होती है, वहाँ पे देखा होगा आपने पुलिस का अरेंजमेंट किया होता है। और उसके जो रास्ते, मार्ग वगैरह है जहाँ पे भीड़ ज्यादा होने की आशंका हो रहती है, तो वहाँ पे क्या पुलिस की व्यवस्था, इसीलिए हर जगह पुलिस की व्यवस्था करी जाती है ताकि लोगों को क्षति ना हो, ठीक है, कोई हानि ना हो लोगों की, आपस में भगदड़। आपने कई केस ऐसे सुने होंगे कि मान लो किसी मेले में, जैसे प्रयागराज वगैरह में काफी घटना हुई थी कुंभ के दौरान, तो मेले में भगदड़ मच गई। तो वहाँ पे क्या हुआ, भगदड़ में क्या होता है, भगदड़ में लोग एक दूसरे के ऊपर जो मतलब गिरते चले जाते हैं, और जो नीचे गिर गया वो बंदा उठ नहीं पाता है, तो या तो वो खत्म ही हो जाता है बिल्कुल, मतलब फिर उसका जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता है। तो ऐसी हादसों को बचाने के लिए सरकार क्या करती है, पुलिस जो है, पुलिस को लगाती है सरकार सार्वजनिक सड़कों पर, ठीक है, व्यवस्था आदि बनाए रखने। तो ध्यान रखिएगा धारा 31 के अंतर्गत आता है ये जो आप लोग देखते हो ना, घाट वगैरह जो नहाने के घाट है या रास्ते हैं या कहीं पहाड़ी क्षेत्रों पर उतरने चढ़ने के स्थान है, तो वहाँ पे बहुत सी जगहों पे आपको पुलिस की व्यवस्था मिलेगी। तो ये धारा 31 के अंतर्गत लगाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते चलिए, अब आती है धारा 32। धारा 32 क्या कह रही है, अंतिम तीन पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन निकाले गए आदेशों की अवज्ञा के लिए शास्ति। तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, धारा 32 से अंतिम तीन कौन कौन सी होगी धाराएं, तो अंतिम तीन कौन सी है, धारा 30, 30 का और 31, ठीक है। तो अंतिम तीन जो है ये उन्हीं को कहा गया, ठीक है। अंतिम तीन हमने अभी जो पढ़ा था ये उन्हीं को कहा गया, पढ़ लीजिए, धारा 30, 30 का और 31, इनको कहा गया अंतिम तीन धाराओं को, इन तीन धाराओं को कहा गया धारा 30, धारा 30 का और धारा 31 को, इनको अंतिम तीन पूर्ववर्ती धारा कहा गया। तो इनके अधीन निकाले गए जो आदेश हैं उनकी अवज्ञा यानी उनका जो है ना मानने पर क्या सजा या क्या दंड है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, प्रत्येक व्यक्ति जो अंतिम तीन पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन निकाले गए आदेशों का विरोध या अवज्ञा करने वाला या संगीत के प्रयोग के लिए या जमावों और जुलूसों का संचालन करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक यानी एसपी या एएसपी द्वारा अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पर 200 रुपए से अनधिक जुर्माने से दंडनीय होगा। बात को समझने की कोशिश कीजिए, इसमें से सिर्फ अगर आपका ये बन सकता है तो यही सवाल बनेगा कि मान लीजिए आप जो है सड़क के ऊपर आप संगीत बजाते हैं, लाउड स्पीकर, तेज साउंड, ठीक है, या अव्यवस्था करते हैं, आप उल्टा सीधा गाड़ी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ठीक है। तो इस धारा में जो जहां तक है ये समझाने की कोशिश करिए कि आप अगर सड़क के ऊपर उल्टे सीधे जुलूस जमाव इकट्ठे करते हैं या तेज आवाज में संगीत चलाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या है, मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा और आप अगर दोष सिद्धि पाई जाती है तो कितने का जुर्माना लगाया जाएगा, 200 रुपए का जुर्माना। लेकिन ये तो लॉ के हिसाब से है 200 रुपया, लेकिन असलियत में अगर इंसान ऐसी अवस्था में फंस जाता है तो क्या होता है, सिर्फ 200 रुपये से तो पुलिस वाले कोई मानने वाला है नहीं, तो आपको फिर जो है अपने कपड़े छुटाने के लिए बहुत लंबा मोटा पैसा देना पड़ता है। तो इन लेकिन अगर आपको धारा पता होगी कि धारा 32 के हिसाब से मुझे 200 रुपये देने तो आप 200 रुपये का ही जुर्माना दोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, धारा 32 क्या क्या कह रही है, धारा 32 क्या कह रही है, सामूहिक ड्रिल और सामूहिक प्रशिक्षण आदि को निषिद्ध करने की सख्ती। सामूहिक ड्रिल से क्या समझ रहे हैं आप यहाँ पे,
सामूहिक ड्रिल का मतलब है कि एक साथ लोग इकट्ठे होकर ड्रिल कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं। और सामूहिक प्रशिक्षण, मान लीजिए तलवार लेके निकल गए, या आपने देखा होगा सिख वगैरह जो है वो तलवारों के साथ प्रदर्शन करते हैं, या कुछ जो है कुछ ऐसे दल हैं जो तलवार के साथ किसी, मान लीजिए किसी का कोई जयंती है, जयंती पे तलवार वगैरह का अस्त्र वगैरह दिखाते हुए लहराते हुए जो है रोड पे निकल रहा है, तो उनको निषिद्ध करने की शक्ति तो किसके पास है शक्ति है? तो इसमें से देख लेते हैं, जिले का मजिस्ट्रेट, वही है जो मैं कह रहा था आपसे, जिले का मजिस्ट्रेट कौन होता है? डीएम होता है। जिले का मजिस्ट्रेट जब लोक अथवा सुरक्षा अथवा लोक परिसंधि रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझता हो तो या तो सार्वजनिक सूचना द्वारा या किसी स्थान में निवास करने वाले व्यक्ति को आदेश द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले किसी भाग में अस्त्र ले जाने अथवा सामूहिक ड्रिल करने अथवा अस्त्र लेकर सामूहिक प्रशिक्षण लेने से रोक सकता है। यहाँ तक युक्त आशंका उत्पन्न होती है कि ऐसे सामूहिक ड्रिल अथवा सामूहिक प्रशिक्षण में भाग लेने के कारण लोगों के अंदर अथवा किसी वर्ग के बीच भय उत्पन्न हो सकता है अथवा असुरक्षा की भावना को जगा सकता है। सीधी सी बात है। तो इस तरीके की कोई ड्रिल होती है तो डीएम सीधा आदेश करेगा कि इसको बंद करो, क्योंकि भाई मान लो कुछ ऐसा है कि आजकल तो आप देख ही रहे हो कितना कुछ चल रहा है, हिंदू मुस्लिम का बहुत ज्यादा झगड़ेबाजी चल रहा है। पर मान लीजिए कोई ऐसी जयंती है जिस पर हिंदुओं ने जो तलवारों का प्रदर्शन कर दिया, दिखा दिया, तो उससे क्या होगा? दूसरे धर्म के लोग ऑब्जेक्शन उठाने लगते हैं, ये तो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो हमारी पावर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब ड्रामों से बचने के लिए क्या होता है, जो डीएम होता है, डीएम सीधा आदेश कर देगा, बोले ये जो है ड्रिल वगैरह कैंसिल करो, ये जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, सब बंद करो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके की। तो यहाँ पे क्या है कि स्पष्टीकरण भी दिया गया है, उसको पढ़ लेते हैं। इस धारा के उद्देश्य के लिए अस्त्र शब्द का तात्पर्य, तो यहाँ पे अस्त्र को बताया गया, अस्त्र किसी प्रकार के घातक हथियार से है। तो घातक हथियार तो है ही, घातक हथियार में क्या आता है? तलवार है, चाकू, तलवार और आपका पिस्टल और बंदूक वगैरह जो भी है, जो भी आप लोग जानते हैं घातक हथियार। इसके अलावा भी और भी है, जैसे लाठी, डंडा, छड़ी अथवा बेलचा शामिल है। इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, इसमें से सवाल बन सकता है कि धारा 32 के अंतर्गत प्रयोग हुए शब्द अस्त्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो क्या क्या आता है? लाठी, डंडा, छड़ी और बेलचा भी शामिल है। बताइए, बेलचा भी एक घातक हथियार बताया गया, ठीक है, इस धारा के अंतर्गत। चलिए, तो ऐसा अगर होता है तो क्या होगा? इस धारा के अंतर्गत कोई भी निषेध आज्ञा 3 माह से अधिक समय तक प्रवृत्त नहीं रहेगी। अगर कोई निषेध आज्ञा है वो कितने दिनों तक चलेगी? 3 महीने तक चलेगी। ठीक है। और अगर जिले के मजिस्ट्रेट को यानी डीएम को ये लगता है कि नहीं भाई 3 महीने में काफी नहीं रहेगा और लंबे समय के लिए बढ़ा दिया, तो 6 महीने से अधिक नहीं होगी। ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? जिले का मजिस्ट्रेट यानी डीएम स्वयं अपने आप या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर उपधारा 1 के अंतर्गत अपने द्वारा पारित किए गए आदेश को विखंडित या परिवर्तित कर सकता है। ठीक है। मान लीजिए जिले के डीएम ने जो है आदेश दे दिया कि भाई अगले 3 महीने तक ऐसी कोई ड्रिल या ऐसी कोई ट्रेनिंग होगी नहीं, कोई सामूहिक प्रशिक्षण या सामूहिक ड्रिल यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन कोई व्यक्ति है, उसने कहा जी ये तो शांति है, यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं और हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी ये ड्रिल करेंगे या प्रशिक्षण देंगे, तो उसकी जो एप्लीकेशन पे, उसके आवेदन पे क्या कर सकता है? डीएम अपने जो आदेश, उसका जो आदेश है उसको क्या कर सकता है? विखंडित, विखंडित मतलब डिसमिस कर सकता है या परिवर्तित कर सकता है। ठीक है। और इसमें राज्य सरकार का भी योगदान बताया गया। राज्य सरकार या तो स्वतः या किसी व्यक्ति के, और सेम वही बात है, जैसे डीएम को एक एप्लीकेशन दी तो डीएम अपने आदेश को परिवर्तित कर सकता है, वैसे ही सेम राज्य सरकार को अगर कोई इंसान मतलब एप्लीकेशन देता है, बताता है राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार मजिस्ट्रेट को बताएगी कि ठीक है भाई इसको आप जो है कैंसिल कर दो अपने पुराने आदेश को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं धारा 32 ख पे। तो धारा 32 ख क्या कह रही है? धारा 32 क के अंतर्गत वर्णित नियमों के उल्लंघन के लिए दंड। तो हमने और आपने धारा 32 क में क्या पढ़ा था? धारा 32 क में क्या, धारा 32 क में क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है सामूहिक ड्रिल और सामूहिक प्रशिक्षण आदि को निषिद्ध करने की शक्ति, तो हमें पता है ये डीएम के हाथों में होती है। तो इसी में धारा 32 ख क्या कह रही है? धारा 32 क के अंतर्गत वर्णित नियमों के उल्लंघन के लिए दंड। तो क्या दंड हो सकता है? तो इसके लिए क्या कह रहा है? धारा 32 क के अंतर्गत वर्णित निषेधों का उल्लंघन करता है तो वह मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी अथवा अर्थदंड से दंडित किया जाएगा, जो 2000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो समझिएगा जरा इस बात को, अगर कोई ऐसी बात सामने आती है तो उसको क्या होगा? 6 महीने तक की तो उसको कारावास होगा, और अर्थदंड यानी उसको पैसे से भी, यानी जो पैसे का दंड दिया जाता है 2000 रुपये तक का उसको दंड दिया जा सकेगा। ठीक है। और 6 महीने तक की सजा, सिंपल समझिए। धारा 33 क्या कह रही है? धारा 33 कह रही है जिले के मजिस्ट्रेट के नियंत्रण की व्यावृत्ति। तो जिले का मजिस्ट्रेट डीएम, उसके नियंत्रण की क्या हो सकती है? मतलब व्यावृत्ति का मतलब समझ लीजिए कि उसकी पहुंच कहाँ तक हो सकती है, किस तरीके से वो उसको नियंत्रित कर सकता है। ठीक है। अंतिम 4 पूर्वगामी धाराओं में की किसी बात की बाबत यह समझा जाएगा कि वह उनमें निर्दिष्ट मामलों पर जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण से हस्तक्षेप है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो पिछली हमने 4 धाराएं पढ़ी है, ठीक है, तो 4 धारा कौन सी होगी? 32 क, 32 ख, उससे पहले 31 क और 31। ठीक है। तो ये जो 4 धाराएं हैं, तो इसमें अगर जिले का मजिस्ट्रेट दखल करता है, ठीक है, या इन चीजों में अपना कोई आदेश देता है, तो वो सिर्फ उसका आदेश नहीं है, वो राज्य सरकार का आदेश है। ये बात समझिए, इसमें इतना ही कहा गया। अगली धारा है 34। ये भी इंपॉर्टेंट धारा है, इसमें से काफी बार आप लोगों का सवाल बना है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट धारा है आपकी। धारा 34 क्या करिए? सड़कों आदि पर कतिपय अपराधों के लिए दंड। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पे। तो सड़कों आदि पर किस तरीके के अपराध करे जा सकते हैं और उनके लिए क्या क्या दंड है, अब समझिएगा। पुलिस अधिकारी की शक्ति बताइए पहले तो इसमें।
कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे शहर की सीमाओं के अंदर जिस पर इस धारा का विस्तार राज्य सरकार ने विशेषतः किया है, यानी कि जिस राज्य के अंतर्गत आता है, सीधी बात समझिए, किसी सड़क पर या किसी खुले स्थान या मार्ग या आम रास्ते पर निम्न अपराधों में से कोई अपराध कारित करता है जिससे निवासियों या यात्रियों को बाधा, असुविधा, क्षोभ, जोखिम, संकट या नुकसान पहुंचता है, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पर 50 रुपए से अनधिक, अनधिक का मतलब समझिए कि 50 रुपए तक, यहाँ पे समझिए अनधिक शब्द जो है एक ये मतलब आपके लॉ का एक शुद्ध हिंदी शब्द है। तो मैं आपको इस भाषा में इसीलिए पढ़ाता हूँ ताकि कल आपको जब अपनी बुकें पढ़ने को मिलेंगी, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो जब आप लॉ की बुक पढ़ेंगी तो आप वहाँ पे ऐसे शब्द देखेंगे, ऐसे शब्द देखेंगे जो कि एक नॉर्मल हम उनको बोल सकते हैं, लेकिन उनका मीनिंग कुछ और ही बन के आएगा। आप सोचेंगे यार ये क्या चीज़ है, और फिर जब मीनिंग निकालेंगे तो बहुत ही नॉर्मल आएगा निकल के सामने। ठीक है, तो अनधिक का मतलब है 50 रुपए तक, और कठोर श्रम सहित 8 दिन तक का कारावास हो सकता है। ठीक है, कितने दिन तक का कारावास दे सकते हैं? 8 दिन तक का। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि सड़क पे कौन कौन से अपराध हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, और उन अपराधों के लिए दंड आप याद रखिएगा, 50 रुपए तक का तो जुर्माना है, और 1 हफ्ते की जो है उसको क्या होगी, कारावास होगी। ठीक है, तो किसी पुलिस अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को जो उसके सामने ऐसे अपराध है, कैसे अपराध है, बिना वारंट के अभिरक्षा में ले सकता है। बिना वारंट के अभिरक्षा का मतलब कस्टडी में ले लेगा, अभिरक्षा कस्टडी यानी। ठीक है, तो कस्टडी में ले सकता है। कौन कौन से अपराध, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा जरा। पहला है प्रथम, प्रथम का मतलब फर्स्ट, प्रथम है उग्र ढोर वध सवारी आदि, यानी कि उग्र ढोर, कोई ऐसा उग्र मतलब जो एंग्री, कोई ऐसा जानवर है जिसको या तो उसको मार देना या फिर उसकी सवारी करना। तो कोई भी व्यक्ति जो किसी ढोर का वध करता है, आप किसी जानवर को, जैसे आप सड़कों पे देखते हो ना, गाय बैल वगैरह, कुत्ता वगैरह, या ऐसा कोई जानवर अगर घूम रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि आप स्वतंत्र हैं उसको मारने के लिए, नहीं नहीं, उसके ऊपर भी कानून लागू होता है। आप इस बात को अच्छे से समझिए। या किसी पशु शव को साफ करता है, पशु शव को साफ करने से क्या मतलब है यहाँ पे, मान लीजिए बकरा काट दिया, मुर्गा काट दिया, और उसको रोड पे ले जाकर साफ कर रहे हैं उसको, उसके मतलब शरीर को, मरे हुए शरीर को, तो ये भी अपराध की उसमें आता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो मीट की दुकान चलाने वाले लोग हैं वो इतनी आसानी से जो है इन कामों को नहीं करते। ठीक है, अगर कोई इस तरीके से मिल भी जाता है तो पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, तो छुपा के करते हैं, उनके अलग शेल्टर होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो अंधाधुंध या उग्र किसी ढोर पर सवारी करता है, मान लीजिए कोई भैंसा है, कोई बैल है, कोई इस तरीके की सवारी करने वाला है, या कोई हाथी है, या कोई भी ऊंट वगैरह है, कोई भी ऐसी घोड़ा है कोई, ठीक है, इस तरीके की कोई सवारी हो, बेढंग से उस पर सवारी कर रहा है, मतलब लोगों को परेशानी हो रही है, ठीक है, उसे हाँकता है, या किसी घोड़े या अन्य पशुओं को फेरता है, निकालता है, तो उल्टा सीधा जो पशुओं की सवारी कर रहा है, तो उसके लिए वही दंड है जो मैंने आपको ऊपर बता दिया। दूसरा क्या कह रहा है, द्वितीय, जीव जंतु के साथ निर्दयता। तो जीव जंतु के साथ निर्दयता का मतलब कोई व्यक्ति जो किसी जीव जंतु को जानबूझकर या निर्दयता से मारता है, तो वही बात होगी कि आप किसी जीव जंतु को मार नहीं सकते। ये नहीं है जान से मारना नहीं होता है, मतलब लाठी डंडे से, इस चीजों से उनसे भी नहीं मार सकते। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तृतीय यानी थर्ड क्या है, यात्रियों को बाधा पहुंचाना। तो जो भी आम लोग हैं उनको आप तकलीफ नहीं दे सकते, उनको बाधा नहीं पहुंचा सकते। कोई व्यक्ति जो ढोर या किसी प्रकार की गाड़ी को, यानी आप गाड़ी से भी अगर किसी को, ढोर तो है ही है, अगर गाड़ी से भी आप किसी को परेशान करो, उल्टी सीधी ड्राइविंग कर रहे हो, या माल ढो के अपने गाड़ी रास्ते में खड़ी कर दी, या मान लीजिए कोई है ऐसे जैसे भैंसा बुग्गी वगैरह इस टाइप से कोई चीजें होती हैं, आपने रास्ते में खड़ी कर दी, जिससे यात्री को परेशानी हो रही है, ट्रैफिक जाम हो गया, लंबी लाइन लगी है, तो उसके लिए आपको क्या है, दंड मिलेगा। ठीक है, चतुर्थ यानी फोर्थ क्या कह रहा है, विक्रय के लिए वस्तुओं को अभिदर्शित करना। तो ये उनके लिए है जिनकी आपने देखा होगा कि रोड पे दुकान लगा लेते हैं, सीधा सीधा समझिए, ये जो पॉइंट है उनके लिए जो रोड पे अपनी दुकान लगा के बैठ जाते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे पब्लिक को समस्या होगी, ट्रैफिक जाम होगा, लोगों को अव्यवस्था होगी, तो वो क्या कहेंगे, वो पुलिस को शिकायत करेंगे, और पुलिस आपके ऊपर कौन सी धारा लगाएगी, धारा 34 लगाएगी। ठीक है, चलिए पांचवा क्या है, फिफ्थ क्या कह रहा है, मार्ग पर धूल फेंकना। देखिए मार्ग पर आप किसी रोड पर कचरा नहीं फेंक सकते, तो यहाँ पे कचरे के साथ साथ और भी कुछ कहा गया है। कोई भी व्यक्ति जो करकट, गंदगी, कूड़ा या किन्हीं पत्थर या इमारती सामग्री को फेंकता है या डालता है, या जो किसी गौशाला या अस्तबल या तद सदस्य सन निर्माण करता है, या जो किसी गृह, कारखाने, गोबर या अन्य पशुओं के मल के ढेर तद सदस्य कोई संतापकारी पदार्थ बहाता है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि आप सड़क पे गंदगी, कूड़ा, करकट नहीं फेंक सकते, ये कानून है हमारे देश में, लेकिन लोग मानते कहाँ है। चलिए एक बात ये तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी का घर बन रहा है, तो घर बनाने के लिए वो इमारती सामग्री का मतलब घर बनाने के जो सामान है, जैसे सरिया है, रेत है, ईंटें हैं, इस तरीके की उसने रोड पर रख ली, वो तो ये कहीं तक समाज में चल जाता है। लेकिन जानबूझकर आप किसी रास्ते को ब्लॉक करके तब इन कामों को कर रहे हो, तो उसके लिए दंड है सीधे सीधे। और दूसरा, मान लीजिए आपने गाय भैंस का पालन कर रहे हैं और गोबर कहाँ इकट्ठा कर दिया आपने, गोबर वगैरह रोड पे फेंक दिया, ऐसी जगह फेंका रोड पे जहाँ लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, या कोई कारखाना वगैरह ऐसा आपने लगा दिया है, कारखाने का जो सामान है या वेस्ट है ऐसा डाल दिया। देखिए हर चीज के लिए कानून है हमारे देश में, लेकिन उसको माना कितने परसेंट तक जाता है ये आप हम सब जानते हैं, उसको बहुत कम लोग मानते हैं। हमारे देश में कानून की जो कहते हैं ना, कानून की आज्ञा, तो कानून को मानने वाले बहुत कम है, तोड़ने वाले बहुत ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सष्टम यानी छठा क्या कह रहा है, मतवाला या उपद्रवी पाया जाना, यानी कि कोई सीधी सी बात है, कोई दारू पी के घूम रहा है, उपद्रव मचा रहा है उल्टा सीधा, या फिर कोई पागल व्यक्ति भी आ जाता है इसी में। ठीक है, जो पागल व्यक्ति होते हैं वो भी इसी श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अपनी देखभाल करने में असमर्थ है, कह रहा है ना, अपनी देखभाल करने में, मान लीजिए पागल है, उसे पता नहीं, तो इस तरीके वो इस धारा में आएगा। ठीक है, चलिए आगे सप्तम यानी सातवां क्या कह रहा है, शरीर का असमय प्रदर्शन। ये भी जान लीजिए, अगर आप नंगे होकर, सीधी सी बात बता रहा हूँ, जैसे बिना वस्त्र के आप अगर रोड पे घूम रहे हैं,
तो ये भी आप एक अपराध करते हैं, आप ये कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, कोई व्यक्ति जो जानबूझकर या अशिष्टता से अपने शरीर को या किसी संतापकारी अंग विकार या रोग को अभिदर्शित करता है, या किसी तालाब या जलाशय में जो उस प्रयोजन से के लिए प्रत्येक नहीं रखा गया है, मल मूत्र त्याग स्नान या धोने की क्रिया द्वारा न्यूसेंस करता है। तो अब आप ये समझ लीजिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि आप किसी ऐसी तालाब वगैरह में पेशाब कर रहे हैं, आप खुले में मलमूत्र भी त्याग नहीं कर सकते, यानी खुले में शौच नहीं कर सकते, पेशाब नहीं कर सकते। ये सब क्या है, ये सारी चीजें कानून के अंतर्गत आती हैं। लेकिन इसको मानता कौन है? बहुत कम लोग मानते हैं। जो हमारे देश के लिए तो वैसे ही कहा जाता है कि सिविक सेंस बहुत कमजोर है हमारे देश का। तो सिविक सेंस कमजोर है, कानून लोग कहते हैं कानून नहीं है इसके लिए। अरे कानून क्यों नहीं है? कानून तो है, लेकिन मानने वाले कौन है? मानने वाला कोई नहीं है। तो ठीक है, इन सब चीजों के लिए है। 7 हो गए, आगे बढ़ते हैं। अष्टम, तो 8वां, यानी कि 8वां क्या कह रहा है? संकटपूर्ण स्थानों के संरक्षण की उपेक्षा। संकटपूर्ण स्थानों के संरक्षण की उपेक्षा मतलब मान लीजिए कहीं पे क्या है, कोई सीवर वगैरह खुदा हुआ है, खुला हुआ है, सीवर खुला पड़ा है या सीवर खोद दिया है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सी जगह होगा जहाँ कुछ गड्ढा वगैरह हो गया है। तो ऐसी जगह पे क्या, जैसे ये कह रहा है कोई भी व्यक्ति जो कुएं, तालाब या अन्य संकटपूर्ण स्थान कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं गड्ढा है, कुछ है, तो वहाँ पे बाढ़ लगा दिया किसी ने कि भाई यहाँ गड्ढा है ताकि पब्लिक को दिक्कत ना हो। लेकिन दूसरा क्या कर रहा है, उस बाढ़ को नहीं लगाने दे रहा, तोड़ दे रहा, फेंक दे रहा। तो अगर उसकी उपेक्षा करता है तो उसके लिए भी दंड है। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है? नंबर 2 है, राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचित करके उपधारा 1 के प्रावधानों को किसी ग्रामीण क्षेत्र में लागू कर सकती है जो अधिसूचना में निर्दिष्ट होगा, और इस पर वह प्रावधान उस क्षेत्र में लागू हो जैसा कि वह नगर हो जिस पर उपधारा विशिष्ट रूप से लागू की गई। सीधी सी बात है, तालाब वगैरह शहरों में तो खैर तालाब वगैरह बचे ही नहीं है। तो ये कहना चाह रहा है कि तालाब वगैरह के, तालाब और कुएं अगर जो गाँव में है तो उसकी बाउंड्री होना बहुत जरूरी है, ये कहने का मतलब इसका। ठीक है, सेकंड का। तो ये क्या कह रहा है, उपधारा 2 में यह प्रसारण एक विशेष अवधि के लिए लागू होगी, उन या सब अपराधों के संबंध में होगी जो निर्दिष्ट होंगे। ठीक है, तो सिंपल ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि कुछ ही समय के लिए ये चीजें, मतलब जो घेराबंदी वाली बातें हैं वो कुछ समय के लिए लागू होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 34 क, तो धारा 34 क्या क्या कह रही है? धारा 32 एवं धारा 34 के अपराधों में समझौता। इसको बड़ी गौर से समझिएगा, गौर से समझिएगा। हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट धारा नहीं है, लेकिन गौर से समझिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये धारा आपके और हमारे उससे जुड़ी हुई है, काफी चीजें डेली रोजमर्रा की दिक्कतों से या डेली रोजमर्रा के केसों से जुड़ी हुई है। मान लीजिए क्या कह रहा है, राज्य सरकार द्वारा इस विषय में साधारण या विशेष आदेश दिए गए प्रतिबंधों के अधीन धारा 32 एवं 34 में दंडनीय अपराध में जिला पुलिस अधीक्षक अभियोजन प्रारंभ होने के पश्चात या इससे पूर्व समझौता शुल्क की वह धनराशि वसूल करके जिसे वह उचित समझते हैं समझौता कर सकते हैं, परंतु यह धनराशि उस राशि से अधिक न होगी जो उस अपराध में जुर्माने के लिए नियत हो, जब समझौता अपराध में इस प्रकार हो। तो अब यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, अब यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। ये कहा है कि अभियोजन दाखिल करने के पूर्व की स्थिति में अपराधी उस अपराध के लिए अभियोजन का पात्र नहीं होगा, और यदि हिरासत में है तो छोड़ दिया जाएगा। और अभियोजन शुरू होने की स्थिति में यह समझौता अपराधी को उससे छोड़ा जाना माना जाएगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए आपने 32 में, धारा 32 में चलते हैं, धारा 32 में आपने क्या पढ़ा था? धारा 32 में आपने क्या पढ़ा था? धारा 32 में क्या कहा था? अंतिम 3 पूर्व, यानी सड़क पर जो म्यूजिक वगैरह बजाते हैं ना, उसके लिए थी धारा 32। धारा 34 क्या है? सड़क इत्यादि पर जो है अपराध करना। तो इन दोनों धाराओं के लिए कहा गया। धारा 34 के में क्या कहा गया? इन धाराओं को, यानी अगर आपसे कोई सा भी अपराध हो जाता है तो आप एसपी के सामने, जिला अधीक्षक के सामने समझौता शुल्क जमा करवा कर भी समझौता कर सकते हैं। तो इसमें 2 कंडीशन बताई गई है। एक तो ये अभियोजन दाखिल करने के पूर्व, यानी आपके सामने प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ है आपका, तो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ उससे पहले अगर आप समझौता शुल्क जमा कर देते हैं तो आपके ऊपर, आपको छोड़ दिया जाएगा। अगर आपको हिरासत में भी ले लेगा तो भी छोड़ दिया जाएगा। और अगर अभियोजन शुरू हो गया तो उसके पश्चात भी आप समझौता शुल्क जमा करके तो भी आपको छोड़ दिया माना जाएगा। तो आप लोग जो पुलिस के ऊपर जो इल्जाम लगाते हैं ना कि पुलिस पकड़ के ले जाती है और फिर हमसे जो रिश्वत मांगती है, ये मांगती है। अच्छा, मैं आपको इसका शुल्क बताना चाहता हूँ, इसमें शायद दिया नहीं है। तो इसकी शुल्क राशि जो है 50 रुपये है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसकी शुल्क राशि 50 रुपये है। आप किताब में सर्च कीजिएगा तो इसकी शुल्क राशि जो है देखिएगा, तो 50 रुपये दिया गया है। तो 50 रुपये से अधिक आपको देने नहीं, लेकिन आप मान सकते हैं कि आज के दौर में कोई 50 रुपये से पुलिस वाला आपको छोड़ देगा इन सब कार्यों के लिए? इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतनी धारा, फिर कल आपसे मुलाकात होंगी। अपनी तैयारी में लगी रहिए, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।